नमस्कार मित्रों, मैं पंकज कबीर अपने चैनल कॉन्सेप्ट पावर एकेडमी में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम पढ़ेंगे भारत में यूरोपीय कंपनियों का आगमन और ये किस तरह से जो है भारत के इतिहास में अपना प्रभाव रखता है, इसके बारे में संक्षिप्त जानकारी आपको देंगे। तो जैसा कि आपको पता है कि भारत में जो है हड़प्पा सभ्यता के समय से ही व्यापार होता रहा है और ये विभिन्न चरणों से होता हुआ आधुनिक भारत का जो इतिहास है, जो कि इसमें सबसे पहले यूरोपियंस आए, पुर्तगाली आए। अब वो पुर्तगाली 1500 के तकरीबन, मतलब उससे 2 साल पहले 1498 में भारत में आ चुके थे और वे जो है कालीकट के बंदरगाह पे आए थे और इनका नेतृत्व जो किया था उनका नाम था वास्को डी गामा। ये कहा जाता है कि जब वो भारत आए तो उन्होंने यहाँ से जाने में और आने में पुर्तगाली व्यापारी वास्को डी गामा ने यहाँ से जब गए तो उन्होंने बताया कि तकरीबन उन्होंने अपनी संपूर्ण यात्रा व्यय का 60 गुना लाभ कमाया। तो ये जैसे जैसे उनके मित्रों और अन्य व्यापारियों को पता चला तो उनका भी मन हुआ कि चलो कैसे भी करके हमें व्यापार के लिए भारत की ओर जाना चाहिए। तो 1500 में जो है व्यापार करने के लिए यहाँ पर एक यूरोपीय दल आया। वो वास्को डिगामा के 2 साल बाद आया था और वास्को डिगामा के यहाँ आने से व्यापार के मार्ग जो है उनको पता हुए और वो जब भारत में आए तो उन्होंने पहली कोठी जो है वो कोचीन में और दूसरी कुन्नूर में खोली। पहली कोठी जो थी 1503 में कोचीन में डाली थी पुर्तगाली फैक्ट्री, और दूसरी जो 1505 में वो कुन्नूर में डाली थी। ठीक। अब इनका जो है पुर्तगालियों का जो प्रथम वायसराय की बात करते हैं तो वो आए थे फ्रांसिस्को डी अल्मेडा। ये पहले वायसराय थे जो कि भारत में पुर्तगाल के प्रतिनिधित्व करते थे वायसराय के रूप में, और इनका आगमन जो है दूसरी फैक्ट्री जो बनी थी कुन्नूर वाली उसी साल में 1505 में हुआ था। ठीक। अब इससे आगे की बात क्या थी कि पुर्तगाली व्यापारियों ने जो है यहाँ पे व्यापार ही नहीं किया बल्कि एक जो हिंद महासागर का व्यापार वाला क्षेत्र था वहां पे अपना नियंत्रण स्थापित करने का भी प्रयास किया। तो ये जो नियंत्रण का जो प्रयास था इसको जो है शांत जल की नीति या नीले जल की नीति के नाम से भी जाना जाता है। और 1508 में जो है जो मुस्लिम नौसैनिक बेड़ा था, जो संयुक्त नौसैनिक बेड़ा था जिसमें जो मिस्र के व्यापारियों का था, तुर्की का और गुजरात वाला इलाका, इनके साथ में एक चौल का युद्ध किया था। तो इसमें क्या हुआ था कि अल्मेडा जो है इनसे पराजित हो गया था और अगले ही साल जो है 1509 में फिर से उसने अपना प्रयास किया और यही सेम टीम थी जो मिस्र की और तुर्की की और गुजरात वाली टीम थी। तो इनके साथ जब पुनः युद्ध किया तो इसमें ये जो है इसने उस बेड़े को पराजित कर दिया। और ये जो युद्ध था ये कहीं ना कहीं से जो पुर्तगालियों का जो है हिंद महासागर में उनकी जो स्थिति, जो व्यापारिक स्थिति थी उसको मजबूत करने में काफी हद तक सहायक रहा। ठीक। अब इसके बाद जो है 1509 में इनके दूसरे पुर्तगाली वायसराय आए थे जिनका नाम था अल्फांसो द अल्बुकर्क। और इनके आने से जो है कई सारी जो परिस्थितियां थी, एक जो वैवाहिक संबंधों वाली स्थितियां थी वो बेहतर हुई और इन्होंने जो है जो भी प्रयास किए उसकी वजह से इनको जो है भारत में पुर्तगाली शक्ति का सच्चा संस्थापक जो है कहा जा सकता है। तो
अब इन्होंने अपना जो है मुख्यालय कोचीन बनाया हुआ था, और 1510 में इन्होंने क्या किया था, जो बीजापुर के जो शासक थे यूसुफ आदिल साहब, ठीक है, इनके आधिपत्य में जो है गोवा आता था, इसको गोवा को इन्होंने 1510 में उनसे छीन लिया। अब ये जैसे ही इन्होंने छीना, तो जो दक्षिण पूर्व वाले इलाके में जो है मलक्का और फारस की खाड़ी वाला जो इलाका था और हारमुज वाला इलाका था, वहां पे भी अधिकार करने का प्रयास किया और उसमें वो सफल हुए। ठीक। अब दिक्कत ये थी कि जितने भी भारत में चाहे वो सल्तनत काल में आए हों, चाहे मुगलों के समय आए हों, या उससे पहले प्राचीन भारत में जो भी बाहरी जितने भी आए, वो यहाँ पे आक्रमण करने के उद्देश्य से आए, और उसमें से जो कुछ एक रह गए, तो जो रह गए उनको जो है अपने संतति मतलब आगे चलानी थी, उनको अपना परिवार चलाना था। तो उसी क्रम में जो है जो अल्फांसो दी अल्बुकर्क थे, इन्होंने पुर्तगालियों से कहा कि आप जो भारतीय स्त्रियों से जो है संपर्क करें और उनसे शादी विवाह करें। तो इनको प्रोत्साहित किया गया, और इस तरह से जो है गोवा शक्ति और संस्कृति का जो है एक केंद्र बना, जहाँ पे आपको भारतीय संस्कृति पे पुर्तगाली प्रभाव भी देखने को मिलता है। अब ये वो समय था जिसमें जो है पुर्तगालियों ने अपने व्यापार से इतना कुछ धन कमा लिया था कि उनकी महत्वाकांक्षाएं जो थी वो इतनी बढ़ चुकी कि वो भारत के जो राजनीतिक जो उस समय के शासन काल जो था, उनके शासकों के गतिविधियों में उन्होंने हस्तक्षेप करना चालू कर दिया। अब जब आप ऐसी चीजें करेंगे तो कुछ ना कुछ जो है आपको संघर्ष देखने को मिलेगा। और इनके जो अगले जो पुर्तगाली गवर्नर आए थे, वो आए थे नीनो डी कुन्हा। ये इनका काम क्या था विशेष, इन्होंने जो है कोचीन से सारा का सारा अपना शासन प्रशासन का मुख्यालय जो है उसको ट्रांसफर किया। वो ट्रांसफर करके उसको गोवा लेके आए, और इन्होंने पुर्तगालियों की राजधानी को जो है के रूप में गोवा को विकसित किया, और 1530 तक जो है सारा काम इन्होंने कंप्लीट करके कर दिया। और जो सरकारी कार्यालय थे जो कि कोचीन में थे, उनको गोवा ट्रांसफर करा दिया। ठीक। अब हुगली और सेंट टॉमे जो मद्रास के निकट एक पुर्तगालियों की बस्तियां थी, उनका निर्माण कराया, और 1534 में उसने बेसिन, और 1535 में दीव वाला इलाका जो था वहां पे अपना कवरेज कर लिया, मतलब उनको अपने अधिकार में ले लिया। अब हुआ क्या था कि बेसिन में जो है जब वो अधिकार करने जा रहे थे, तो इनको जो है गुजरात के शासक थे बहादुर शाह, उनसे जो है युद्ध करना पड़ा, और इसमें जो है गुजरात के शासक बहादुर शाह जो है उनकी पराजय हुई, और ये कहा जाता है कि समुद्र में उन्होंने डूब के आत्महत्या कर ली और उनकी मृत्यु हो गई। अब पश्चिम भारत वाला इलाका जो था, बम्बई, चौल और सालसेट, दीव, बेसिन, ये सारे के सारे जो इलाके थे वो पुर्तगालियों के अधीन हो गए। अब इतना होने से क्या हुआ कि उसी समय जो है भारत में एक पादरी आए थे, फ्रांसिस्को ज़ेवियर, इनका आगमन हुआ, और अगले पुर्तगाली जो गवर्नर थे उस समय जस्टिन डिसूजा, उनके समय में हुआ था। ये 1542-1545 के बीच की बात है। और पुर्तगाली जो थे एशियाई देशों से व्यापार करने में बड़े माहिर थे, और ये जो है नागापट्टनम वाला जो बंदरगाह था उसका प्रयोग किया करते थे। अब कोरोमंडल के तट पे जो है इनको मछलीपट्टनम और पुलिकट जैसे शहर जो थे, वहां से इनको व्यापार के लिए जो वस्त्रों का जो ये एकत्र करते थे, और वहीं से ये जो है आगे के जो इनके व्यापारिक रिश्ते थे जिन देशों के साथ में, वहां पे उनका निर्यात कर दिया करते थे। अब पुर्तगालियों की महत्वाकांक्षा कुछ इस प्रकार से हो गई कि इन्होंने जो है हिंद महासागर वाले क्षेत्र में एक कार्टेज पद्धति इसका जो है उपयोग किया, और ये वो चीज थी कि
हिंद महासागर से गुजरने वाला कोई भी जहाज हो, चाहे वो भारतीय ही क्यों ना हो, उसको पुर्तगालियों से कार्टेज जो है, परमिशन कार्ड आप समझिए उस ढंग का था, उसको लेना ही पड़ता था। तो इतना ही नहीं था कि जो उस समय के मुगल सम्राट अकबर थे, उनको भी एक बार कार्टेज लेना पड़ा था। और अब इनके साथ में बंदिशें भी थी। बंदिशें क्या थी कि अगर आप जो है कार्टेज ले रहे हो, तो आप गोला बारूद वाला जो व्यापार है आप वो नहीं करेंगे। और दूसरी चीज थी जो काली मिर्च, जिसको प्राचीन भारत में आपको पता होगा कि एवन प्रिया भी कहा जाता था, उसका भी आप व्यापार नहीं करेंगे। तो अगर कोई इस ढंग से व्यापार करता हुआ पाया जाता था तो उस पर जो है दंड लगाया जाता था। अब ये मुगल जो शासक थे उनके दरबार में जो है पुर्तगाली ईसाई जो थे, दो पादरी जो थे, वो भी आपको देखने को मिलते हैं, दैट इज अ मॉन्स्ट्रेट और फादर एकाविवा। ठीक। अब एक 1632 की घटना है शाहजहां के समय वाली, जिसमें हुगली में जो है पुर्तगाली जो थे, ये बहुत ज्यादा उपद्रव कर रहे थे। तो शाहजहां ने क्या किया कि पुर्तगालियों से जो है हुगली वाला क्षेत्र अपना जो है छीन लिया, और इनसे दो हाथ मतलब दो कदम आगे बढ़ के जो औरंगजेब ने जो है 1686 में जो है चटगांव से जो जितने भी समुद्री लुटेरे थे और इस ढंग के जो काम करते थे, जो कि मुगल सत्ता को जो है नुकसान पहुंचा सकते थे, उन सब को जो है वहां से खदेड़ दिया। ठीक। अब पुर्तगालियों के भारत में आने के क्या क्या मतलब प्रभाव पड़े छोटे छोटे, वो आपको बताते हैं। तो यहाँ पे जो है तंबाकू की खेती चालू हो गई, और जो नौवहन के जो सामान थे, जैसे जहाज का निर्माण था, वो आपको कालीकट और गुजरात वाले बंदरगाहों बंदरगाह क्षेत्र वाले जगहों पे जो है चालू हो चुका था। और इसी के साथ में जो है भारत में एक टेक्निक आई प्रिंटिंग प्रेस वाली, तो ये भी जो है पुर्तगालियों के आगमन के साथ ही उपलब्ध हुई थी। और 1556 में जो है गोवा में कहा जाता है कि पहला प्रिंटिंग प्रेस जो है उन्होंने ही चालू कराया था। और कुछ ही दिनों पहले जो है कुछ ही साल पहले जो अब यूनेस्को ने जो है मुंबई की गोथिक कला स्थापत्य कला के कुछ एक निर्माण के क्षेत्र थे जिनको यूनेस्को की सूची में डाला था। तो वो गोथिक कला जो है वो पुर्तगालियों की ही देन है। ठीक। अब 18वीं शताब्दी आते आते जो है पुर्तगालियों का जो है भारत में व्यापार का प्रभाव जो है थोड़ा कम हो गया। पुर्तगालियों ने सबसे पहले प्रवेश किया था, और इन्होंने जो है अपनी धार्मिक असहिष्णुता जो है कुछ ज्यादा ही रखी हुई थी। और इनका जो सबसे ज्यादा बर्बर ढंग से इन्होंने लूटपाट की, समुद्री जो क्षेत्र पे जो है लूटपाट की नीति अपनाई हुई थी। और जो अल्बुकर्क के जो उत्तराधिकारी थे वो उतने योग्य नहीं थे, जो कि अंग्रेजों और डचों की शक्तियों का जो है संघर्ष में जब हो उनसे वो मुकाबला कर सकें। तो धीरे धीरे करते करते ये जो है अ, विजयनगर साम्राज्य का पतन हुआ, फिर स्पेन द्वारा पुर्तगाल की जो स्वतंत्रता का हरण हो गया। और इन्हीं सब कारणों से जो है ये जहाँ पे इन्होंने अपने उपनिवेश बनाए हुए थे वहां भी इनका प्रभाव कम होते होते उसका पतन हो गया। ठीक। तो आज के लिए इतना ही। अगली क्लास में जब आपको हम भारत के जो आते हैं डचों का प्रभाव है उसके बारे में बताएंगे, उसके बाद अंग्रेजों का आगमन होता है, फिर डेनिस भी आते हैं जो अ, डेनमार्क के निवासी थे, डेन आते हैं। तो डेन कुछ ज़्यादा नहीं किए थे भारत में अपने व्यापार के क्षेत्र में, और अपना सब कुछ बेच के वो अंग्रेजों को चले भी गए थे। अब अंग्रेजों को जो संघर्ष जो है मुख्यतः जो देखना पड़ा वो पुर्तगालियों से देखना पड़ा, डचों से देखना पड़ा। और जो एक क्षति जिससे मतलब उनको काफी ज्यादा पहुंचती थी वो था उनका फ्रांसीसियों के साथ में जो है उनके संघर्ष। तो अगली क्लासेस में आपको हम वो बताएंगे। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।